नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने आपके लिए एक सीरीज़ की शुरुआत की है जिसका नाम है टारगेट सीयूईटी 2024 सामान्य अध्ययन सीरीज़। इस सीरीज़ के माध्यम से हम सामान्य अध्ययन से संबंधित कुछ प्रश्नों को आपके सामने लेकर के आते हैं, ताकि जो हाल ही में आपकी परीक्षा चल रही है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आपका चल रहा है, उसमें आप सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्नों को ठीक कर सकें और अपनी परीक्षा को क्वालिफाई कर सकें। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज के सबसे पहले प्रश्न को हम देखेंगे। आज का आपका पहला प्रश्न है, किसी जीन के भीतर आधार अनुक्रम यानी बेस पेयर की जो सीक्वेंसिंग होती है, आधार अनुक्रम में परिवर्तन क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्परिवर्तन, ऑप्शन बी क्लोनिंग, ऑप्शन सी संलयन या ऑप्शन डी प्रजनन। आपका जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वो होगा उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन। इसको म्यूटेशन भी कहते हैं इंग्लिश में। इसकी थोड़ी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं और किसी जीन के भीतर आधार अनुक्रम यानी बेस पेयर सीक्वेंसिंग में परिवर्तन को उत्परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये एक जीव के जीन के डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन को संदर्भित करता है, उसको बताता है। इसके परिणाम स्वरूप आनुवंशिक जानकारी में भिन्नता हो सकती है और संभावित रूप से जीन के कार्य को ये प्रभावित कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गैम्बिट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बास्केटबॉल, ऑप्शन बी शतरंज, ऑप्शन सी मुक्केबाजी, ऑप्शन डी गोल्फ। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा शतरंज। इसकी भी थोड़ी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं और व्याख्या ये है कि शतरंज के खेल में गैम्बिट एक ऐसी रणनीति, एक ऐसी स्ट्रेटेजी को बताता है जिसमें खिलाड़ी बोर्ड के केंद्र पर नियंत्रण जैसे रणनीतिक लाभ के लिए आमतौर पर एक मोहरे का बलिदान कर देता है, यानी अपने एक मोहरे को हारने देता है ताकि वो शतरंज के बोर्ड के केंद्र पर नियंत्रण कर सके और अपने खेल को आगे बढ़ा सके, उस पर पकड़ मजबूत कर सके। आज का अगला प्रश्न है आपका, ताइवान सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र किस देश में है? इसके ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन जो जापान, दूसरा ऑप्शन उत्तर कोरिया, तीसरा ऑप्शन इंडोनेशिया या चौथा ऑप्शन ऑप्शन डी चीन। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी चीन इसका सही उत्तर होगा। इसकी भी थोड़ी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं कि ताइवान सैटेलाइट लॉन्च कहां पर स्थित है? चीन में स्थित है और यह देश की प्रमुख अंतरिक्ष प्रक्षेपण सुविधाओं में से एक है और विभिन्न प्रकार के उपग्रहों को दक्षिण में अंतरिक्ष में लॉन्च करने में अपनी भूमिका के लिए इसको जाना जाता है। साथ ही हाल ही में चीन द्वारा शीनझोउ 18 मिशन भी लॉन्च किया गया है। इसे उत्तर पश्चिम में चीन के जिउ क्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया है और इस मिशन का लक्ष्य क्या है? इस मिशन का लक्ष्य है वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर पहुंचाना। इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य है। आज का आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आपके ऑप्शन है जिनेवा, वॉशिंगटन, वियना या लंदन। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा वियना। इसकी भी थोड़ी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं। वियना कहां पर स्थित है? वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, जो कि एक यूरोपीय देश है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय वियना यानी ऑस्ट्रिया में स्थित है। यह एजेंसी दुनिया भर में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1957 में और भारत इसका सदस्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बाबर की विजयों का सही क्रम कौन सा है? आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको ये बताना है इनका सही क्रम कि बाबर ने पहले किस युद्ध में विजय प्राप्त की और उसके बाद किस युद्ध में विजय प्राप्त की। उनको साल के हिसाब से उसके एक सीक्वेंसिंग निर्धारित करने का प्रयास करना है। ऑप्शन ए है पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। ऑप्शन बी पानीपत, घाघरा, खानवा और चंदेरी। ऑप्शन सी पानीपत, चंदेरी, घाघरा और खानवा। ऑप्शन डी घाघरा, पानीपत, खानवा और चंदेरी। चलिए इसकी व्याख्या के आधार पर इसके उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं। तो 4 युद्धों की यहाँ पर बात हुई है और सही क्रम क्या होगा? पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526, जिसके माध्यम से पानीपत के युद्ध के माध्यम से ही बाबर एक तरह से सत्ता में आया था दिल्ली पर। तो 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई, उसके बाद 1527 में खानवा की लड़ाई हुई, 1528 में चंदेरी की लड़ाई हुई और 1529 में
घाघरा की लड़ाई हुई, तो पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको यह बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन और उसके सामने दिया गया है हार्मोन, ऑप्शन बी है एस्पार्टिम, इसके सामने दिया गया है सिंथेटिक स्वीटनर, ऑप्शन सी है नियोप्रिन और इसके सामने दिया है विशिष्ट रबर, ऑप्शन डी है रेयान और इसके सामने दिया है संशोधित स्टार्च। चलिए इसकी व्याख्या के आधार पर इसके उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे, और अगर आप इसके उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें ऑप्शन डी सही उत्तर है, क्योंकि ये ठीक तरह से सुमेलित नहीं है। ठीक तरह से सुमेलित क्यों नहीं है, अभी हम इसको जान लेंगे। क्योंकि रेयान जो है वो एक तरह का सिंथेटिक फाइबर होता है। ये सिंथेटिक फाइबर को प्रदर्शित करता है जो संशोधित स्टार्च से नहीं बल्कि पुनर्जीवित यानी रिवाइव सेल्यूलोज से बनाया जाता है। इसको कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाई जाती हैं या ऊन के साथ मिलाकर कालीन भी बनाए जाते हैं रेयन से। आपने देखा होगा रेयन के कपड़े भी हम इस्तेमाल करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन सर्वप्रथम किसके अंतर्गत लागू किया गया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन बी मॉन्टफोर्ट सुधार, ऑप्शन सी साइमन कमीशन योजना, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मॉन्टफोर्ट सुधार, ऑप्शन बी। चलिए इसकी भी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिनको मॉन्टफोर्ट सुधार के नाम से भी जाना जाता है, यानी पहले यहां से शब्द ले लिया और फिर आखिरी के चेम्सफोर्ड के शब्द ले लिए, इसलिए इसको मॉन्टफोर्ट सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इन सुधारों के परिणाम स्वरूप 1919 का भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था। इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई थी। इसमें निर्वाचित भारतीय मंत्रियों और नियुक्त ब्रिटिश अधिकारियों के साथ शासन की दोहरी प्रणाली की अनुमति मिली थी, और द्वैध शासन का जो जनक है वो लियोनस कार्टिस को माना जाता है। ये नाम भी आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट प्रकाशित की? या आप क्या भी कह सकते हैं कि किस संगठन द्वारा मानव विकास रिपोर्ट या मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएनडीपी, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी आईएमएफ, ऑप्शन डी यूनिसेफ। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका सही उत्तर होगा। चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं। एसडीआई रिपोर्ट, जैसा कि अभी आपको बताया, एसडीआई रिपोर्ट और एसडीआई सूचकांक यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। ये रिपोर्ट 3 मानकों के आधार पर, 3 संकेतकों के आधार पर अपने सूचकांक को जारी करती है। कौन से सूचकांक, कौन से संकेतक हैं, इंडिकेटर्स हैं, वे हैं जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। 3 संकेतकों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। एसडीआई रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की जो रैंकिंग है वो विश्व में 134वीं रैंकिंग पर भारत को रखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका वेग सर्वाधिक है? आपको वेग बताना है, वेलोसिटी बतानी है कि किसकी सर्वाधिक है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कॉस्मिक किरणें, ऑप्शन बी प्रकाश, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी सुपरसोनिक तरंग। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रकाश, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और क्यों होगा? क्योंकि निर्वात में प्रकाश की जो गति होती है वो 3.10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जिसको सामान्य तौर से आप 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड के नाम से भी जान सकते हैं, से भी संबोधित कर सकते हैं, जो सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार अधिकतम संभव गति होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कल्हण की पुस्तक का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी इंडिका, ऑप्शन सी पुराण या ऑप्शन डी रास तरंगिणी। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी रास तरंगिणी। और इसके भी व्याख्या के आधार पर इसके उत्तर को थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। कल्हण की जो पुस्तक है उसका रास तरंगिणी नाम है और कश्मीर के राजाओं का ऐतिहासिक वृतांत है, और इसे इस क्षेत्र के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अभिलेखों में से भी एक माना जाता है। बता दें कि अर्थशास्त्र की जो रचना है वो चाणक्य द्वारा और इंडिका की रचना मेगस्थनीज द्वारा की गई थी। इन सभी को याद करना आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आज का अगला प्रश्न है, संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, निम्नलिखित में से किस
कारण से उत्पन्न होती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अपस्फीतिकारी स्थितियां, ऑप्शन बी भारी उद्योग पूर्वाग्रह, ऑप्शन सी कच्चे माल की कमी या ऑप्शन डी अपर्याप्त उत्पादक क्षमता। चलिए इसकी भी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं और इसका जो सही उत्तर होगा, ये जो संरचनात्मक बेरोजगारी है किस कारण से उत्पन्न होती है? भारी उद्योग पूर्वाग्रह के कारण पैदा होती है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इस तरह की जो बेरोजगारी है वो तब होती है जब किसी उद्योग या अर्थव्यवस्था में मौलिक परिवर्तन होते हैं या मूलभूत परिवर्तन होते हैं। जैसे नई प्रौद्योगिकी का आगमन अगर किसी अर्थव्यवस्था में होता है तो मूलभूत परिवर्तन की तरफ बढ़ जाती है, या बाजार की मांग में किसी तरह का कोई क्रांतिकारी परिवर्तन आता है तब भी अर्थव्यवस्था में मौलिक परिवर्तन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्रों में नौकरियां समाप्त हो जाती हैं और अन्य क्षेत्रों में नौकरियों का सृजन होता है, यानी वहां पर नौकरियां उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी डब्ल्यू सी बनर्जी, ऑप्शन सी एम के गांधी या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू जेएल नेहरू। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं और व्याख्या यह है कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ए ओ ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। इसका पहला सत्र 1885 में बॉम्बे में आयोजित हुआ था और जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी द्वारा की गई थी। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है भारत में यूनानी चिकित्सा पद्धति निम्नलिखित में से किस शासनकाल के दौरान शुरू की गई थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मुगल साम्राज्य, ऑप्शन बी दिल्ली सल्तनत, ऑप्शन सी मौर्य साम्राज्य या ऑप्शन डी कुषाण और इंडो ग्रीक। चलिए इसकी भी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या के आधार पर आप जान जाएंगे कि इसका जो सही उत्तर है वो है दिल्ली सल्तनत। यूनानी चिकित्सा पद्धति की जो जड़ें हैं वो ग्रीको अरबी चिकित्सा प्रणाली में है। इसे मध्यकालीन भारत में विशेषकर दिल्ली सल्तनत के शासन के दौरान मुस्लिम विद्वानों और चिकित्सकों द्वारा भारत में लाया गया था। इसकी ये सामान्य व्याख्या है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है जिसका निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी वित्त मंत्री। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लोकसभा अध्यक्ष। और इसकी भी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह तय करने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष को तय करने का अधिकार है। और लोकसभा अध्यक्ष को ये जो अधिकार दिया गया है वो हमारे देश के संविधान के आर्टिकल यानी अनुच्छेद 110 के तहत उनको ये अधिकार मिला हुआ है। उसी से इनकी संवैधानिक स्थिति, संवैधानिक जिम्मेदारी धन विधेयक के संदर्भ में तय होती है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है और इसमें जो राज्यसभा की भूमिका है वो नगण्य प्रकार की है। इसके लिए कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान भी नहीं है। यानी सामान्य विधेयकों पर आप देख सकते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है, लेकिन धन विधेयक पर इस तरह का कोई भी प्रावधान हमारे संविधान में नहीं किया गया है। आज का अगला प्रश्न है आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी झारखंड। इसके भी उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं और इसका उत्तर जो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित होने के साथ ही इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है और विशेष रूप से बंगाल बाघों की या बंगाल टाइगर्स की आबादी के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में टाइगर हैं। नवीनतम टाइगर जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों के अनुसार। आज का अगला प्रश्न है निजी और राज्य उद्यम को मिलाने वाली आर्थिक प्रणाली को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है बाजार अर्थव्यवस्था, बी ऑप्शन है केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, सी ऑप्शन है निजी अर्थव्यवस्था, डी ऑप्शन है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसको भी थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। निजी और राज्य उद्यम को मिलाने वाली आर्थिक प्रणाली को मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इस प्रणाली में निजी क्षेत्र और सरकार दोनों आर्थिक निर्णय लेने और उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए आज के अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 9.2 से 9.8, ऑप्शन बी है 7.0 से 7.8, ऑप्शन सी है 6.1 से 6.3 या ऑप्शन डी है 5.4 से 5.6।
इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा 7.0 से 7.8। इसकी भी थोड़ी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं। मानव शरीर का पीएच मान आमतौर पर 7.0 से 7.8 होता है। यह उचित शारीरिक कार्य और होम्योस्टेसिस को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। होम्योस्टेसिस एक स्व रेगुलेटिंग प्रणाली है, एक सेल्फ रेगुलेटिंग प्रणाली है हमारे शरीर की। जब हम बाहरी वातावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप कुछ आंतरिक परिवर्तन स्व रेगुलेटिंग होते हैं, ताकि हम अपने शरीर की या अपनी स्थिति की अनुकूलता को बनाए रख सके, उसमें एक स्थिरता पैदा कर सके, उस स्थिति को क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस के नाम से उसको जाना जाता है। तो हमारे शरीर के, इस बात को भी ध्यान में रखें, हमारे शरीर के अलग अलग अंगों का जो पीएच मान होता है उसमें भी थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे आप ब्रेन के अगर पीएच मान को ध्यान में रखेंगे तो उसका पीएच मान 7.2 होता है। वहीं लंग्स का, आपके फेफड़ों का पीएच मान 6.7 होता है। तो इसमें इस तरह के अंतर देखने को मिलेंगे। ये सारे अंतर आपको यहाँ दिए गए हैं। शरीर के विभिन्न भागों में पीएच का स्तर अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए आपके रक्त का जो पीएच है वो आमतौर पर 7.35 से 7.45 के आसपास सख्ती से नियंत्रित होता है, और कुछ का कम होता है, कुछ का हल्का सा ज्यादा होता है। आज का अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी महिपाल, ऑप्शन सी गोपाल, ऑप्शन डी कपिल मुनि। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी कपिल मुनि। चलिए इसका भी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं, और इसकी व्याख्या यह है कि सांख्य दर्शन शास्त्र विद्यालय की स्थापना यानी स्कूल की स्थापना कपिल मुनि ने की थी। यहाँ पर विद्यालय का क्या मतलब है, स्कूल का क्या मतलब है? यहाँ स्कूल का मतलब है कि उन्होंने एक खास प्रकार के दर्शन को विकसित किया और उस दर्शन को आगे अन्य विद्वानों ने बढ़ाया। यानी एक मौलिक प्रकार के दर्शन की शुरुआत कपिल मुनि द्वारा की गई, जिसको हम सांख्य दर्शन के रूप में जानते हैं। तो कपिल मुनि को भारतीय परंपरा के सबसे शुरुआती दार्शनिकों में से एक माना जाता है। उसके द्वारा स्थापित सांख्य स्कूल वास्तविकता की द्वैतवादी व्याख्या के लिए जाना जाता है। जब हम द्वैतवादी व्याख्या की बात करते हैं तो सामान्यतः दो मूलभूत तत्वों को स्वीकार करता है। वे दो मूलभूत तत्व कौन कौन से हैं? पुरुष और प्रकृति। पुरुष को आप इसको ठीक से समझिए कि जो आत्मा है, आत्मा को सांख्य दर्शन में पुरुष के नाम से जाना जाता है, और आत्मा ही कौन सा तत्व है? चेतन तत्व है। और इसके अलावा जो स्थिर तत्व है, सामान्य तौर से उसको प्रकृति के रूप में परिभाषित किया गया है, यानी मैटर जो है उसको प्रकृति कहा गया है सांख्य दर्शन में। सांख्य दर्शन हमारे यहाँ षड दर्शनों का भी हिस्सा है। षड दर्शन में कौन कौन से आते हैं? न्याय, वैशेषिक, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, ये षड दर्शनों में आते हैं। उन षड दर्शनों में से ही, 6 दर्शनों में से ही एक सांख्य दर्शन है। दिए गए यौगिकों में से किसका उपयोग अग्निरोधी कपड़े बनाने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एल्यूमिनियम क्लोराइड, दूसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम सल्फेट, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम क्लोराइड, और ऑप्शन डी है मैग्नीशियम सल्फेट। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा एल्यूमिनियम सल्फेट। चलिए थोड़ी इसकी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं। अग्निरोधक कपड़े आमतौर पर एल्यूमिनियम सल्फेट या अन्य अग्निरोधी यौगिकों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। ये पदार्थ कपड़ों की ज्वलनशीलता को कम करके और आग के प्रसार को धीमा करके कपड़ों की अग्नि प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसकी ये सामान्य व्याख्या है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन, ऑप्शन बी है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ऑप्शन सी है उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, ऑप्शन डी है पर्वतीय शुष्क समशीतोष्ण वन। चलिए इसकी भी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, इसका सही उत्तर होगा। और इसकी व्याख्या यह है कि भारत के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। यह विशेष रूप से मध्य और उत्तरी भारत में पाए जाते हैं, और इनकी जो मुख्य विशेषता है यह है कि इसके पेड़ जल संरक्षण के लिए शुष्क मौसम में अपने पत्ते क्या है गिरा देते हैं, और इसलिए इनको पर्णपाती वनों के नाम से जाना जाता है। चलिए आज के प्रोग्राम के अंतिम अभ्यास प्रश्न को देखते हैं, और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहां पर देना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आपका प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 3 भाग 3 किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है राज्य नीति के निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन सी है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी है नागरिकता सिटीजनशिप।
इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिए। फिर से एक सेशन में आपसे मुलाकात होगी।